मेरे लिए बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि मैं आज पुनः ग्वालियर में आया हूँ। ये शहर मेरे काफ़ी करीब है, उसके कई कारण हैं, लेकिन उससे पहले मैं पुनः नमन करूँगा उन बलिदानियों को और उनके बारे में, क्योंकि मैं खुद चश्मदीद रहा हूँ उस युद्ध का जहाँ इन्होंने अपनी शहादत दी थी। ऑनरेबल चांसलर साहब, वाइस चांसलर साहब, जम्मू कश्मीर मंच के चौहान साहब जो आए हुए हैं, बड़ी अच्छी स्पीच दी, और सबसे ऊपर डॉक्टर नामधारी साहब, मुझे मालूम है वो नाराज होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चंद एक बातें उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ बतौर एनसीसी कमांडर भी रहा हूँ, और जब मैं यहाँ आया पहली बार तो मुझे खुशी तो थी कि साहब मेरा ट्रांसफर ग्वालियर हो गया है, लेकिन जिस दिन मैं आया और एनसीसी की हालत देखते हुए काफी दुखी हुआ। कर्नल श्रीवन नारायण साहब बैठे हुए हैं, वो मेरे ट्रेनिंग ऑफिसर हुआ करते थे। उन्होंने मुझे डॉक्टर साहब से मिलवाया, और जिस तरह की आभा, जिस तरह की कांति, जिस तरह का तेज उनके चेहरे पे है, आप लोग देखेंगे, मुझे पहले दिन ही पता लग गया कि किस शख्सियत के वो मालिक है। मैं जब आया तो मेरे पास सिवाय हौसलों के, काम करने के जज्बे के कुछ नहीं था, पैसे थे नहीं, और सरकार से भी कोई उतना अनुदान आता नहीं था। लेकिन बच्चों में करीब 12 डिस्ट्रिक्ट थे मेरे नीचे, यहाँ जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं संभाग में, करीब 12,000 बच्चे। तो नामधारी साहब ने जिस तरह से मदद की और जैसा सहज जो स्वभाव है, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, वो बोलते नहीं है ज्यादा। वो मैंने कहा साहब मुझे इन चीजों की जरूरत है, उन्होंने कहा साहब सब हो जाएगा। और हमेशा उन्होंने ये कहा, आज भी देखिए आप पीछे की पंक्ति में आराम से बैठे हुए हैं, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि सर काम सारे हो जाएंगे, कोई ना कोई आपके पास आएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि साहब कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि ग्वालियर में मैंने उस एनसीसी एकेडमी को यहां स्थापित किया जहां बच्चे 600 बच्चे एक साथ कैंप किया करते थे, और उसमें विशेष योगदान डॉक्टर साहब का है, नामधारी साहब का है। तो लीडरशिप देखिए एक ऐसी चीज है, नेशन बिल्डिंग देखिए 4 चीजों से बनता है, या जो नेशनल पावर है, कॉम्प्रिहेंसिव पावर जिसे कहते हैं, वो 4 चीजों से आती है। पहली बात एक स्टेबल गवर्नमेंट, दूसरी बात एक अच्छी इकोनॉमिक हेल्थ, देश की माली हालत, तीसरी चीज होती है ह्यूमन कैपिटल, जो सरमाया है, जो लोग यहां स्टूडेंट बैठे हैं, जिसे मुस्तकबिल हिंदुस्तान कहते हैं उर्दू में, अंग्रेजी में डेस्टिनी डिजाइनर्स कहते हैं, और हिंदी में भाग्य विधाता कहते हैं। क्योंकि जो सबसे बड़ा सरमाया है, जो सबसे बड़ी कैपिटल है, वो आप हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि मैं भी जीवाजी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने अपनी पीएचडी यहीं से की थी, तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं स्टूडेंट से कनेक्ट होता हूं। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए भारत में किसी चीज की कमी नहीं है। भारत एक ऐसा संपन्न देश है, लेकिन जो हमें चीज चाहिए वो एक है मस्कुलर नेशनलिज्म, मस्कुलर नेशनलिज्म। और उसके लिए जो हमारे युवा हैं उनका योगदान बहुत जरूरी है। आज आपने कारगिल युद्ध में एक चीज देखी होगी, 527 जवान शहीद हुए, ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज। उनमें एक समानता आपने देखी होगी, वो सब 24, 25, 26, 27, मतलब एवरेज एज करीब 22 साल थी। आपने स्वतंत्रता सेनानियों को भी देखा होगा कि वो भी जब शहीद हुए या जब उन्होंने अपना बलिदान दिया तो उनकी भी एज तकरीबन इतनी ही थी। मैं कहने का मतलब मेरा यह है कि जिस उम्र में है, जिस उम्र के पड़ाव पे आप हैं, आप इस देश को बदल सकते हैं, आप इस देश को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आप ये समझें, क्योंकि आप केवल अगर ये सोचते हैं
कि साहब सब चीज मेरे पास मुहैया हो, वो आइडियल टीम, वो ड्रीम टीम, वो सचिन तेंदुलकर, वो विराट कोहली आपको कभी नहीं मिलेंगे। आपको पूरी टीम जैसी है उसी के हिसाब से। जनरल मलिक साहब, मुझे याद है जब मैं द्रास में था, डिफेंस मिनिस्टर भी आए हुए थे कारगिल युद्ध के दौरान, तब उन्होंने ये बात बड़े मुखर रूप से कही थी। हमारे पास उतने हथियार नहीं थे, हमारे पास जो फैसिलिटीज है जो पाकिस्तान के पास थी, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत पहले इस चीज का प्लान बना लिया था कि मुझे पहले उनका इरादा था कि हम 10 पोस्ट लेंगे, लेकिन परवेज मुशर्रफ एक बहुत ही एम्बिशियस जनरल था, क्योंकि उसने सन 84 में भी पहले बतौर ब्रिगेडियर कोशिश की थी कि साहब सियाचिन पे कैसे न कैसे कब्जा हो जाए। जब वहां विफल हुआ तो उसकी रूह उसी वादियों में भटक रही थी। पाकिस्तान का मंसूबा अगर आप देखें, इतिहास में जाएं, तारीख में जाएं, क्योंकि मैं कश्मीर में, मेरी बुनियादी तालीम भी वही हुई है, मैं पढ़ा हूं, मैंने 3 टेन्योर किए हैं कश्मीर में, तो कश्मीर को मैं काफी नजदीक से देखा है और जाना है। सन 48 में जब कबायली आए, क्योंकि पाकिस्तान की हमेशा यही मंशा थी कि कैसे कश्मीर को भारत से जुदा किया जाए या अलग किया जाए। सन 48 में जब बड़गांव तक वो आ गए, तब 4 कमांड पलटन थी, जिसमें मेजर सोमनाथ शर्मा को उन्होंने अपना बलिदान देके पहला परमवीर चक्र मिला। जब महाराजा कश्मीर ने जब भारत की सेना को बुलाया था, तो उन्होंने कश्मीर को बचाया। सन 65 में अखनूर बल्ज में उसने कोशिश की कि साहब मैं कश्मीर को अलग कर देता हूं। सन 65 की लड़ाई जब हुई, सन 71 में जब उसने फिर एक बार कोशिश की, तो पाकिस्तान के हाथ काट दिए गए और बांग्लादेश बनाया गया। 99 में फिर उसने एक दुस्साहस किया कि इस बार में कारगिल उसूल होते हैं। और भारतीय सेना एक ऐसी सेना है जो लीडरशिप प्रेडोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां आपने देखा ये माताएं, ये बहनें, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके आज भारत की जो गरिमा है उसको बना के रखा है। तो जब ये ऑपरेशन प्लान किया गया, तो पहले ये सोचा गया था कि साहब ये लोकल एक्शन है, हो जाएगा। मुझे भी मालूम है, मई का महीना था, मैं पीटी करके सुबह आया था, मथुरा में पोस्टेड था, मैं मेजर था उस समय। तो मैं चाय पी रहा था, तो मेरे सहायक ने आके मुझे बताया कि साहब किसी जनरल साहब का टेलीफोन है। तो मैं उठ के गया, तो मुझे आवाज कुछ पहचानी सी लगी, तो बाद में पता लगा वो तो मेरे पिताजी का ही फोन है। तो उन्होंने कहा कि भाई तेरे लिए बड़ी खुशखबरी है, तेरा ट्रांसफर हो गया है। तो उन दिनों मेरा प्रमोशन भी आने वाला था, तो मैंने सोचा शायद प्रमोशन वगैरह की कोई खुशी होगी। तो मैंने कहा कब जाना है? कहते परसों। तो मैंने कहा परसों तो बहुत जल्दी है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आप जो भी वहां है उसको हैंडओवर करिए और आप श्रीनगर रिपोर्ट करिए। श्रीनगर पहुंचे तो वहां बताया गया कि साहब आपको द्रास जाना है, एक मुगलपुरा एक जगह थी, वहां रिपोर्ट करिए, ट्रांजिट कैंप था। जब वहां गए तो देखा स्थिति इतनी खराब थी, क्योंकि जब भी हम इस तरह का अटैक करते हैं तो जनरली प्लेन्स में अगर आपने 100 आदमी के ऊपर अटैक करना है तो 300 आदमियों की जरूरत पड़ती है, 1:3 का रेशियो रहता है। पहाड़ों में ये रेशियो 1:9 का हो जाता है। अगर 100 आदमी ऊपर बैठे हुए तो आपको 900 आदमी चाहिए। तो करीब 2 लाख फौज को एक साथ मूव किया गया, और वहां इतने सैनिक थे, इतनी जज्बा था लोगों में कि हर आदमी ये चाहता था कि साहब पहले अटैक की या जो पहला जो टोली है उसमें मेरा नंबर आए। तो इस तरह के रणबांकुरे हैं, इस तरह की लीडरशिप है, इस तरह का जज्बात है। वहां पेड़ नहीं है कारगिल में, बिल्कुल भी, केवल पत्थरों की आड़ में, क्योंकि दुश्मन ऊपर बैठा हुआ था। विंटर वेकेटेड पोस्ट थी। जनरली ये होता था कि सर्दियां वहां इतनी होती हैं कि हम भी अपनी पीछे की जो पोस्ट थी उन पर आ जाते थे और पाकिस्तान भी चला जाता था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जो आर्मी थे उनको गडरिये या जो वहां बकरवाल थे उनके भेष में सलवार सूट वगैरह पहन के वहां रखा गया। जब पहली पेट्रोल जब भेजी गई, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया जब पेट्रोल लेके गए तो उस पेट्रोल को एम्बुश किया गया और उसमें उनको पकड़ लिया गया, उन पे यातनाएं दी गई और उनको टॉर्चर करके मार दिया गया। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की पहली तनख्वाह भी नहीं आई हुई थी। तब जाके हमें पता लगा कि साहब ये लोकल ऑपरेशन नहीं है, ये एक फुल फ्लेजेड वॉर है। और उस समय सरकार को ये इत्तला दी गई कि ये एक पूरा ऑपरेशन है, एक पूरा मतलब युद्ध है जिसको सिलसिलेवार लड़ा जाएगा। और एक स्टेज वो आई
खासकर तोलोलिंग 2 राजरथ थी जो राजपूताना राइफल, उसमें 2 कंपनियां जाटों की थी और 2 राजपूतों की थी। सुल्तान सिंह, सेंगर, इन्होंने जो पढ़ा है वो साइटेशन में लिखा है, लेकिन अगर ये नहीं होते तो शायद तोलोलिंग पे कभी विजय प्राप्त नहीं होती। तोलोलिंग की जीत 12 जून को मुकम्मल हुई, पूरी हुई, और वो एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि बीच में ये लगा कि साहब इनको यहां से उखाड़ फेंकना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप हाइट पे बैठे हैं तो वहां से अगर कोई पत्थर भी मारेगा तो भी आपको अटैक नहीं करने देगा। सामान हमारे पास उतना था नहीं, पाकिस्तान ने अच्छी तैयारी कर रखी थी, लेकिन वहां जो यंग लड़के थे, जो यंग लीडर्स थे, उनके हौसले ने काम किया। सेंगर जिस कंपनी में थे, उस कंपनी में जब बंकर बस्ट किया, क्योंकि ऊपर संगर थे, वो उनको संगर बोलते हैं, संग उर्दू में बोलते हैं पत्थर को, तो पत्थरों से उन्होंने अपने बंकर बनाए हुए थे। हमारे जो जवान थे वो केवल जो वहां पत्थर लगे हुए थे पहाड़ों में, क्योंकि पेड़ तो है नहीं, तो वह आड़ उनके पीछे लेके लड़ रहे थे। आवाजें सुनाई पड़ती थी, उन्हें मालूम था कि भाई कैसे किया जा सकता है इस तरह का ऑपरेशन, लेकिन ये इनके हौसले हैं, इन्हें मालूम था कि भाई कैसे हम अटैक करेंगे। सेंगर ने जब उस बंकर में जब ग्रेनेड्स फेंके तो करीब 15-20 मिनट तक सन्नाटा रहा। जो लोग कंपनी में थोड़े से पीछे थे, जो उनको कवरिंग फायर दे रहे थे, काफी देर तक कोई आवाज नहीं आई। तो हमको भी ये लगा कि साहब मुझे नहीं लगता कोई वहां जीवित बचा होगा, लेकिन पाकिस्तानियों को यह पता लग गया कि अब भारतीय सेना आ चुकी है, और खासकर 2 राजरथ जो थी राजपूताना राइफल्स, उसके कमांडिंग ऑफिसर्स, उन्होंने सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज अगर कारगिल में किसी पलटन ने देखी है तो वो थी 2 राजरथ या 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स। थोड़ी देर बाद ये लोग वहां लेटे रहे, जब पाकिस्तानी सैनिकों ने आए बैनट से, जो हमारे जवान जिन्होंने बलिदान दिया था उनको दोबारा उन्होंने बैनट से यकीन किया कि मर गए हैं, ये लोग चुपचाप लेटे रहे, और जैसे ही वो मुड़े इन्होंने फायर खोल के उनको मौत के घाट उतारा, और जो ग्रेनेड इनके पास बचे थे उससे जो अगला बंकर था वो बर्बाद किया। ये सब देखते हुए पाकिस्तान के हौसले एकदम पस्त हो गए। मुंथो ढालों पे जब अटैक हुआ तो वो टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि एयरफोर्स के लिए पहाड़ों में ये सबसे पहला युद्ध था, क्योंकि वैसे भी एयरफोर्स पहाड़ों में कोई ज्यादा 10% से ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि पत्थर होते हैं, पेड़ होते हैं। और अमेरिका जो हमारा आजकल बड़ा अच्छा दोस्त बना हुआ है, उसने पूरी सैटेलाइट की सेटिंग भी चेंज कर दी थी, जिससे हमारे जो जहाज हैं वो एक्यूरेट वहां बम्बार्डमेंट न कर सके। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने हमेशा अपनी परिभाषा लिखी है और अपना इतिहास अपने हिसाब से लिखा है। और जब मुंथो ढालों पर अटैक हुआ तब उनकी जो भी उनकी सामरिक जो शक्ति थी, जो राशन थे, वो सब बर्बाद हुए। और बोफोर्स गन ने इतना टीएनटी फायर किया, या इतने गोले फायर किए कि टाइगर हिल जो सबसे ऊंचा पॉइंट था वो बिल्कुल काला हो चुका था, पूरा काला हो चुका था। मुंथो ढालों के पास अटैक के बाद इनके पास कुछ नहीं था। और पाकिस्तान की जो सेना है, जितना सैनिकों का सम्मान भारत में होता है उतना ही तिरस्कार पाकिस्तान की सेना में होता है। आप यकीन नहीं करेंगे, बीच में एक कर्नल शेख थे, उन्होंने फायर करके हमारे जो कमांडर साहब थे, ब्रिगेडियर बाजवा साहब, उनको फोन किया कि साहब मैं उस पलटन को कमांड कर रहा हूं जिसको सैम मानेकशॉ ने कमांड किया था। तो उसने कहा क्या चाहते हो आप? बोला साहब सीज फायर चाहता हूं, मैं अपने जवानों के जो डेड बॉडीज है उनको लेना चाहता हूं। अच्छा अफसर था वो। सीज फायर डिक्लेयर हुआ। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जो सैनिक थे उन्होंने ससम्मान उनके शव वापस किए। लेकिन जब नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की जैसे बात कर रहे थे, 5, 6, 9 और 24 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, 24 सिंध थी वहां एक पलटन उनकी, उन लोगों ने अपने शवों को, अपने सैनिकों को स्वीकार नहीं किया। हमने उनको आइडेंटिटी कार्ड भी दिखाए कि साहब ये है, लेकिन वो कहते नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो पता नहीं क्या है, डुप्लीकेट है या कुछ है।
जब उनके पोस्टमार्टम हुए, खाने को कुछ नहीं था, पाकिस्तान ने उनको न कोई रसद पहुंचाई। जब उनके पोस्टमार्टम हुए तो उनके पेट में से घास निकली। तो जिस देश की बुनियाद फरेब पे हो, जिस देश की बुनियाद इस तरह से हो, तो वो कहां कोई ऑपरेशन जीत पाएगा, चाहे वो सन 48 से उनकी शुरुआत हो या कभी भी उन्होंने जब भी बिस्मिल्लाह किया तो उनको मुंह की खानी पड़ी। मेरा जो युवा है उनसे यही अनुरोध है कि ये देश आपका है। देखिए, एक सदी थी जो यूरोप की थी, जो ढल चुकी है। दूसरी सदी अमेरिका की थी जो ढलान पे है। जो नई सदी है वो एशिया की है, और एशिया में चीन एक सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन एशिया या अगली जो सुपर पावर है उसका इतिहास जब तक नहीं लिखा जाएगा, जब तक वो भारत को लेके साथ नहीं चलेगा। और भारत को ये चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा हमारी देश में जो युवा है या जो भी है, हमारा जो डीएनए है उसमें सबसे अच्छी चीज है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है। कारगिल में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि लोग, पानी की बहुत कमी थी, मुश्किल से एक एक 1.5 गिलास पानी मिलता था, ठीक है, और दिन में कोई रसद आ नहीं सकती थी, दिन में कोई रसद नहीं आ सकती थी क्योंकि वो आने नहीं देते थे। तो बड़ी मुश्किल से लोग एक एक 1.5 गिलास पानी पी के, या जो पुराने शक्करपारे वगैरह या कुछ मिल जाता था खाने को, उसके सहारे वहां बिल्कुल बैठ के चुपचाप दिन में इंतजार करना पड़ता था और रात में अटैक करना पड़ता था। तो मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास, तारीख केवल इसलिए नहीं है कि साहब हम इसे भूल जाए, क्योंकि देखिए 2-3 चीजों की बहुत जरूरी चीज है। आजकल जो युवा है उसको डिसिप्लिन की जरूरत है, और डिसिप्लिन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डिसिप्लिन उस धनुष की तरह है जिसपे वो प्रत्यंचा, वो रस्सी जिसे प्रत्यंचा कहते हैं, वो चढ़ी रहती है। जब तक वो चढ़ी रहती है तब तक धनुष एक हथियार है, और जिस दिन वो टूट जाती है उस दिन वो डंडा बन जाता है। ऐसे ही डिसिप्लिन को आप अपना के चले। डिसिप्लिन कुछ नहीं है, डिसिप्लिन इज नथिंग। जो एक माँ ने अपनी बेटी को बताया है, जो एक बाप ने अपने बेटे को बताया है, और एक टीचर ने अपने टॉट को बताया है, यही डिसिप्लिन है। और इसी डिसिप्लिन की वजह से अगर आज ये युद्ध जीता गया है तो ये उन युवाओं की देन है भारत को, वरना भारत कभी भी उनको डिसलॉज नहीं कर सकता था। प्लान बहुत, ऑपरेशन बद्र नाम दिया था पाकिस्तान ने, और प्लान बहुत अच्छा तैयार किया गया था। चाहे वो मश्को वैली हो, बटालिक सेक्टर हो, खालूवार हो, या कहीं की भी आप बात कर लें। टू राजरथ के एक और अफसर थे, मैं उनका जिक्र करना चाहूंगा, लेफ्टिनेंट कैंगरूज, नागालैंड के थे। इतना दिलेर अफसर, इतनी ऊंची पहाड़ी थी और वहां सर्दी इतनी थी, या तो बर्फ पड़ती थी या बारिश होती थी, चलने में वो बिल्कुल मुश्किल हो रही थी। उन्होंने अपने जूते उतारे और नंगे पांव, जिससे ग्रिप अच्छी बने, वो पहाड़ पे चढ़ते हुए उन्होंने उस पोस्ट पे अटैक किया जहां पाकिस्तान ने कभी तवक्को नहीं की थी कि यहां से कोई आ सकता है। तो ऐसे ऐसे रणबांकुरे हैं। आप देखिए कर्नल थापर साहब, जो विजय थापर, वो भी टू राजरथ के थे। उनके बेटे वो जब आए तो मुझे उनको बोला गया कि साहब आप एस्कॉर्ट कर। सर समय है या जो बहुत अच्छा लग रहा है, ओके। जब वो आए तो मुझे बोला गया कि आप एस्कॉर्ट करेंगे जहां उनके बेटे ने अपना बलिदान दिया था। हर साल वो आते हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर किसी घोड़े वगैरह का कोई इंतजाम करें आपके लिए, कैसे जाएंगे आप? कहते यार आई एम ए सोल्जर, आई विल वॉक। और हर साल बदस्तूर वहां जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में देखते हुए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए वो कहता ना कि ये वतन अब तुम्हारे हवाले साथियों, क्योंकि हमने अपनी इनिंग्स खेली। वी हैव डन व्हाटएवर वी कुड डू, नाउ दिस कंट्री बिलोंग्स टू यू, और इसका इतिहास आपने लिखना है। दूसरी चीज है, क्योंकि एक बहुत ही प्रीमियर एजुकेशनल यूनिवर्सिटी में मैं खड़ा हूं, उसके प्रांगण से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे यहां सबसे जो चीज शिक्षा में जो नहीं बताई जाती है, हमारे यहाँ बड़े आज्ञाकारी बच्चे हैं, बड़े आज्ञाकारी सैनिक हैं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक होता है, फैमिली सिस्टम भी करीब 80% बरकरार है। लेकिन हमारे यहाँ गोल अचीव करना तो सिखाया जाता है, लेकिन गोल सेटिंग पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो गोल सेटिंग पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि कैसे गोल सेट किए जाए।
दे शुड बी स्पेसिफिक, अचीवेबल, स्मार्ट। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में एक तो प्रोक्रास्टिनेशन सबसे बड़ा युवाओं को वो कर रहा है, क्योंकि वो हर आदमी, और खासकर इस एरिया में, क्योंकि मैं भी इसी संभाग का रहने वाला हूं, क्योंकि हर आदमी मरना, मतलब स्वर्ग तो जाना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। वो चाहता है कि मर कोई और जाए मेरे लिए, तो वो मुमकिन नहीं है। तो जब तक आप अपना मेहनत नहीं करेंगे, आज अगर किसी को वीर चक्र मिला है या सैन्य मेडल गैलेंट्री मिला है, तो आज उसने अपनी जो कुव्वत है, अपनी जो काबिलियत है, उसको पेश किया है। क्योंकि हर एक सैनिक के लिए एक बड़े सम्मान की बात होती है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वहां जब वॉलंटियर्स मांगे जाते थे, कई बार जो बलिदानी, जो घातक प्लेटून है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, 30-35 की जगह 350-400 आदमी वहां फॉलन में था जब भी अटैक के लिए जाते हैं, खासकर अल्फा कंपनी का जो आप। और उस आदमी ने कहते साहब मैं कोई हथियार नहीं लूंगा, उसने जितने ग्रेनेड थे वो सारे ले रखे, जहां जितनी मतलब उसकी कैपेसिटी थी। खाना नहीं लिया उसने, कहता नहीं साहब खाना तो लौट के ही खाऊंगा। और जितने बंकर ब्रिटेन के किसी जवान ने किए हों, ये जो जज्बा है, ऐसा नहीं है कि उनको पेन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि उनको याद नहीं आया अपनी फैमिली के बारे में, लेकिन ये हमारा फर्ज बनता है कि हम आज उन परिवारों को वो सम्मान दें। मैं कह रहा हूं नेशन बिल्डिंग 2 घंटे आप कहते हैं ना, 1 घंटा देह के लिए और 1 घंटा देश के लिए दें, 24 घंटे में से। देश के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने सीधी राइफल उठाओ और गलवान या कारगिल पहुंच जाओ। अगर वो परिवार आपके आसपास रह रहे हैं, तो अगर आपने ये पूछ लिया है कि माता जी मैं बाजार जा रहा हूं, कोई सामान आपके लिए लाना तो नहीं है, ये भी नेशन बिल्डिंग है। अगर आपने सुबह शाम उनको ये पूछा है कि आपकी तबीयत कैसी है, सेहत कैसी है, ये भी नेशन बिल्डिंग है। तो केवल 15 अगस्त, 26 जुलाई या 26 जनवरी पे ही इन वीर परिवारों को याद नहीं करना चाहिए, इनको हमेशा अपने स्मरण में रखें। तीसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि गोल सेटिंग आपकी बिल्कुल सेट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बड़ा अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है जिसमें कहा था ना कि मजलिस में बैठ गए जुगनू सारे। जुगनू आपने देखा होगा ना, शाम को बड़े अच्छे लगते हैं जब वो रोशनी आती है, कि एक मजलिस में बैठ गए जुगनू सारे और ऐलान किया कि सूरज को बदला जाए। तो शाम को तो वो रोशनी दे सकते हैं, लेकिन वो सूरज का विकल्प नहीं है। तो गोल्स ऐसे रखिए आप जो अचीवेबल हो। इस लड़ाई में टू राजरफ का, खासकर नरवरिया का और सैगर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, हर जवान का अपना कंट्रीब्यूशन रहा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दोनों दिन की विजय जब हमारे को हासिल हुई, उसके बाद पूरा युद्ध का जो दिशा और दशा थी वो चेंज हो गई। क्योंकि वहां वो पैर भी नहीं रखने दे रहे थे हम लोगों को, इतना आर्टिलरी फायर, इतना वो किया। थोड़े दिनों पहले एक रैली चली थी जो वहां किबितू, जो सबसे आखिरी गांव है अरुणाचल प्रदेश में, वहां से कारगिल तक लोग गए हैं। मेजर द्विवेदी मेरे साथ थे वहां। तो उनकी बेटी, जब मैंने देखा तो मैंने कहा आप उनकी बेटी हो? कहते यस सर। तो शी हैज रिटन ए बुक, शी प्रेजेंटेड मी दैट बुक। जब वो उन्होंने अपना बलिदान दिया मेजर द्विवेदी ने, तो वो लड़की शायद 6 या 7 या 8 महीने की रही होगी। तो इस तरह का जो सैक्रिफाइस है, ये एक सैनिक ही कर सकता है अपने देश के लिए। लेकिन उन परिवारों को हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उनको गौरवान्वित महसूस कराएं कि हाँ, जिस देश के लिए उसने अपनी जान दी है, वो देश या वो लोग या वो बाशिंदे या वो सिटीजन्स या वो आवाम ये डिजर्व करता था। केवल बातों से या जिक्र या फिक्र करने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन केवल बातों करने से हम एक बड़ी शक्ति नहीं बन सकते। और चौथी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, वो ये है कि कैसे आप अपने आप को, चाहे कोई भी काम हो। मेरे पास एक सूबेदार साहब हुआ करते थे, उनका नाम था नाहर सिंह, राजस्थान के थे। एक बार बहुत ही ईमानदार, बड़े ऑनेस्ट जेसीओ थे। एक बार सीओ साहब से झगड़ा हो गया, उन्होंने उसको चेंज कर दिया।
तो मैं भी जाके लड़ गया उनसे, और फिर वो मेरे पास आए, सूबेदार साहब मुझसे कहते हैं सर आप मत सीओ साहब से लड़ो, कोई बात नहीं, अगर मुझे उन्होंने चेंज कर दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने कहा नहीं साहब, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे चेंज कर सकता है कोई आप, और मैं कंपनी कमांडर हूं, आपने मेरे को बताया नहीं। उन्होंने कहा साहब मैं ऐसा काम करता हूं कि जहां भी वो मुझे लगाएंगे सीओ साहब के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू नोटिस माई वर्क, क्योंकि मैं ऐसा काम करूंगा कि उनकी नजर मेरे ऊपर पड़े। और यही हुआ, हम एक एक्सरसाइज में जा रहे थे, गाड़ियां फंस चुकी थी, मूव बिल्कुल नहीं हो रहा था, तब सीओ साहब ने मुझसे पूछा वेयर इज नाहर सिंह। तो मैंने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराया। मैंने कहा हाँ, नाहर सिंह ही इसको काम को कर सकता है। देन आई कॉल्ड हिम एंड देन ही सेड यस आई एम सॉरी माय डिसीजन वाज रॉन्ग। तो फौज आपको एक चीज, बड़ी अच्छी चीज बताती है कि यहाँ कोई हम ईगो से काम नहीं करते हैं, हम इमोशन से काम करते हैं। एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जिसके साथ जीवन, अब ये जो परिवार है ये नहीं है, आज टू राजरफ में आप जाइए, आज भी इन परिवारों को बिल्कुल एक्सटेंडेड फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है। एक और मैं आपको वाकया बताता हूं, कंपनी 8 साढ़े 8 बजे अटैक शुरू हुआ। डिसीजन मेकिंग के बारे में बताता हूं आपको, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में मतलब आपके अंदर वो डिसीजन लेने की शक्ति होनी चाहिए। एक कप्तान साहब आए मेरे पास, कहते हैं साहब बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, 2:30 या पौने 3 का वक्त है रात का, और ज्यादा गोला बारूद भी हमारे पास है नहीं, और 3 साढ़े 3 घंटे में करीब उजाला अगर हो गया यहाँ तो ये चुन चुन के मारेंगे, बिल्कुल सामने खड़े हैं। तो मैंने कहा क्या रिकमेंडेशन है तुम्हारी? तो वो कहता है साहब हमारे पास 2 ही चॉइस है, या तो हम एक बलिदानी अटैक करें या यहां बैठे रहें और ये हमें सुबह तक बिल्कुल स्वर्ग भिजवा देंगे। अब मेरे पास 3 ऑप्शन थे, या तो आप देश में फोन करके ये कहते कि साहब कोई रसद भिजवाइए, वो आ नहीं सकती थी क्योंकि वहां कोई आड़ नहीं है, वो कहते कि जब अंधेरा होगा तभी आएगी। दूसरा ये था तो कि हम चुपचाप बैठे रहे तो शायद मैं आपके पास नहीं होता, या ये जो पुष्प गुच्छ दिया हुआ है ये शायद मेरे फोटो पे चढ़ा होता। तीसरा था, मैंने कहा अच्छा लड़कों को इकट्ठे करो और बलिदानी अटैक की तैयारी करो। लड़कों को इकट्ठा किया, उनमें थोड़ा जोश दिलाया गया। हर यूनिट का एक वॉर क्राई होता है, जैसे 2 राजरफ का है, मैंने लिखा भी है उसमें, वीर भोग गया वसुंधरा। वीर ही इस पृथ्वी का असली भोग करता है। जब लड़कों को, तो एक सिपाही मुझे बताया कि साहब, जैसे साहब ने बताया था कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी हमारे खिलाफ, तो उसने कहा कि साहब उनका वॉर क्राई इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा उनके वॉर क्राई से तेरे को जोश आएगा क्या? तो उसने कहा नहीं साहब कोशिश करके देखो आप। तो कहता है मैंने वायरलेस पे इंटरसेप्ट किया है, इन्होंने भी कुछ अपनी रीइंफोर्समेंट मांगी है। तब मुझे कुछ उस बात में आभास हुआ, मैंने कहा बात तो ठीक कर रहा है। तो हम लोग वो इकट्ठे हुए, वहां सब जोर से चिल्लाया नाराए तकबीर अल्लाह अकबर। पाकिस्तानियों ने सोचा अंधेरा है, लड़ाई रात में होती है, पता लगता नहीं कौन कहां है, तो उन्होंने फायरिंग बंद कर दी, अपने गाइड और भेज दिए कि आइए जनाब। तो जो स्काउट्स थे, और स्काउट्स उनको बनाया जाता है जितने, जैसे सेंगर जैसे या और भदौरिया जैसे जो वीर होते हैं, जो उनको स्काउट्स बनाया जाता है। उन्होंने उनको पकड़ा, अपने बैनर से उनको मारा, उनके हथियार छीने, और सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक वो पोस्ट उन्होंने फतेह कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि टीम में, इसीलिए जब आप लड़ाई में जाते हैं तो कोई रैंक नहीं पहनता। एक डिस्क हाथ में होती है, गले में होती है, जिससे आप अगर मारे जाएं तो पता तो लगे कि भाई कौन था। उसमें केवल आपका नंबर, नाम और किस धर्म से हैं आप, वो लिखा रहता है। क्योंकि टीम का होना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी अ टीम। इसीलिए आर्मी में जब सिलेक्शन होता है तो आपको 5 दिन टेस्ट किया जाता है ऑफिसर बनने के लिए। इतना बड़ा इंटरव्यू विश्व में नहीं होता, इतना टफ इंटरव्यू विश्व में नहीं होता। अभी मैं आपसे आधे घंटे बात कर रहा हूं, आपको भी लगेगा अरे यार विनोद दत्ता जैसा तो आदमी कोई नहीं। जिस दिन 5 दिन आपके घर में आके रहूंगा, वो कहेंगे यार इससे बड़ा निकम्मा आदमी कोई नहीं। इसे पहनने का सलीका नहीं, इसे खाने का सलीका नहीं, इसे ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, छोटों को कैसे प्यार देना चाहिए। तो हम पूरी तरह से, इस तरह से मुकम्मल तरीके से उस अफसर की गहन छानबीन करके ही उसको सेना में लेते हैं। क्योंकि जब आप लीड कर रहे होते हैं, जब गोलियां सामने से आती हैं, तो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो ट्रस्ट होना चाहिए
और ट्रस्ट की सबसे अच्छी परिभाषा है, आपने देखा होगा, एक छोटे बच्चे को आप गोद में लीजिए, चाहे आप जानते भी नहीं, आपने अगर ऐसे किया है तो बच्चा एकदम आ जाता है, और आप उसे ऊपर फेंकते हैं तो हंसता हुआ वो जाता है और खिलखिलाता हुआ वो नीचे आता है, क्योंकि उसको भरोसा है कि जिस हाथ ने मुझे ऊपर भेजा है वही हाथ मुझे थामेगा। तो हमारे यहाँ सैनिकों में इतना ट्रस्ट है एक लीडर का, क्योंकि जब आप उनसे कह रहे हैं कि हाँ हमें आज बलिदानी अटैक करना है, तो वो तभी जाएंगे। ये नहीं कह रहे कि आप चलो सिटी सेंटर चलते हैं ग्वालियर में कॉफी पी के आ जाएंगे। तो हैव दैट स्पिरिट, बी ए गुड यूजफुल मेंबर ऑफ टीम। अगर वो पोस्ट फतेह हुई तो उस जवान के आइडिया से हुई। अगर मैं उससे कहता नहीं मैं तो मेजर हूं तुम तो सिपाही हो, योर टीम की जो स्ट्रेंथ है वो आपकी स्ट्रेंथ है। टीम आपकी उतनी कमजोर है जितनी आपकी कमजोर कड़ी है। तो हमेशा जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप हैं उसके बारे में सोचिए। इंडिविजुअल बिल्डिंग्स का फौज में कोई काम नहीं है, या किसी भी महकमे में नहीं है। तभी कहते हैं कि सबसे पहले देश की रक्षा, जो ऑफिसर्स का सिद्धांत है जो फौज में सिखाया जाता है, उसमें यह कहा जाता है कि सबसे पहले द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर नेशन कम्स फर्स्ट। देश पहले, सर्वोपरि। द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर मैन यू कमांड और द पर्सन यू कमांड, एंड एज लीडर, एज ऑफिसर, योर ओन ईज, योर ओन कंफर्ट, योर ओन सेफ्टी विल ऑलवेज बी लास्ट। तभी लोग आपको फॉलो करेंगे। असरानी की तरह नहीं कि साहब 50% मेरे बाएं, 50% मेरे दाएं, रेस्ट फॉलो मी। तो रेस्ट के लिए कोई बचा ही नहीं। इसीलिए ये एक महकमा ऐसा है जो आज भी सबसे बड़ा हथियार है अपने देश की आर्मरी में। पूरा देश इस पे विश्वास करता है, क्योंकि कुछ भी हो आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ देश मेरा है। ऐसा कुछ नहीं है कोई, हम भी कोई ऐसा कोई स्टील या उसके नहीं बने हैं। हम भी उन्हीं जो माशरा है या जो सोसाइटी है वहीं से उठ के आए हैं। हमें भी उन्हीं मान, और इस तरह की जो वीर नारी हैं या वीरांगना हैं या वीर माता हैं, उनका सम्मान, उनको आप अगर सुबह नमस्कार भी कर देते हैं या कुछ काम भी उनका कर देते हैं, तो ये भी देश के लिए सबसे बड़ी सेवा है। कहते हैं ना कि खुदा ने इंसान को बनाया इंसानियत के वास्ते, खुदा ने इंसान को बनाया इंसानियत के वास्ते, वरना ताप के लिए कारोबिया बहुत थे। ताप बोलते हैं इबादत को, और जो कारोबिया हैं वो फरिश्तों को बोलते हैं। तो 33,000 करोड़ तो हमारे यही हैं, नंबर ही नहीं आ पाता कई होगा। तो इंसानियत की, नामधारी साहब यहां बैठे हुए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं भी 2-2.5 साल रह के वहां चला गया। आज मैं कई बार आता हूँ एमआईटी यूनिवर्सिटी वगैरह में लेक्चर के लिए आता हूँ, मुझसे पूछते हैं कि साहब कहीं जाओगे आप? मैंने कहा साहब मैं एनसीसी कैंप जाना चाहता हूँ। वो कोई कहता साहब किला देखोगे? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। तो जो जज्बा, जो खुशी मिलती है, जो इन्होंने किया, ये भी नेशन बिल्डिंग है। आज वो बच्चे कहीं सेना में हैं। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है, ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत समय हो चुका है, कि देश के बारे में सोचिए, क्योंकि अगली जो सदी है वो हमारी है, और वो सदी का जो इतिहास है वो आपने लिखना है। इस कारगिल युद्ध का सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि जो ये युद्ध केवल यंग जो बच्चे थे, चाहे वो सिपाही था, चाहे जेसीओ था, चाहे वो अफसर था, उनकी वजह से जीता गया। आज स्वतंत्रता हमें मिली है तो उन बच्चों की वजह से, चाहे वो भगत सिंह जी हो या कोई और हो, उनकी एवरेज एज 20-22 साल ही थी। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, क्योंकि मैं जब इंटरव्यू लेता था ऑफिसर्स के लिए, जब आर्मी में था, तो कई बार मैं पूछता था बच्चों से, मैंने कहा अच्छा कौन सी ट्रेन से आए हो? पापा जी ने करा दिया रिजर्वेशन। तो मैंने कहा बेटा पापा जी की गोद में खेलना सारी जिंदगी। जब तुम्हें यही नहीं पता है कि साहब आप कौन सी ट्रेन से आए, कैसे आए, कहां उतरे, तो जब तक आप निकलेंगे नहीं, जब तक आप, वो कहते हैं ना कि न तराशे गए तो पत्थर थे, तराश दिए तो खुदा बन गए। तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में 3 चीजों पे हमेशा भरोसा रखिए, अपने टीचर्स पे, अपने पेरेंट्स पे, और अच्छे दोस्तों पे। यही आपकी नैया पार कराएंगे। तो हैव फेथ इन इंस्टीट्यूशंस, टेक डिसीजंस, हैव डिसिप्लिन, एंड द वर्ल्ड विल बी योर्स। ज्यादा समय न लेते हुए, थैंक यू वेरी मच। मैं पुनः नमन करता हूं उन बलिदानियों को जिनकी वजह से
आज जो भारत का सिरमौर है जम्मू कश्मीर, वो सलामत है। और विक्रांत यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर नामधारी साहब को भी, और जम्मू कश्मीर के जो मंच है कि इस पावन पर्व पे हम इकट्ठा हुए हैं और एक बार हम दोबारा ये एक प्रॉमिस लेते हैं, एक वचन लेते हैं कि देश की सेवा और खासकर जो वीर नारी है या वीरांगनाएं हैं उनकी देखभाल हम करेंगे। ये केवल 15 अगस्त, 26 जनवरी या 26 जुलाई तक ही महदूद नहीं रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।